आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। मेरा नाम रुक्मणी बाई, मेरी उम्र 100 साल की है। कोरोना बुखार मैं जानती नहीं हूँ, पर ये कोरोना बुखार आया था। अब मैं वो ठीक हूँ। जी हाँ, क्या आप सोच सकते हैं 100 साल से ज्यादा की उम्र और कोरोना जैसी बीमारी को चकमा दे देना? जी हाँ, सब संभव है, हौसला चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ माधुरी, आज का कोरोना कवरेज लेकर। और जिनकी आवाज आपने सुनी, ये हैं रुक्मिणी बाई। 100 साल से ऊपर इनकी उम्र है। इंदौर से चंद किलोमीटर दूर के फासले पर बड़वाहा कस्बे में रहती हैं। उम्र दराज हैं, ठीक से सुन नहीं पाती, इसलिए हमारे साथी प्रतीक ने इनके पोते जयपाल सिंह चौहान से बात की और जाना कैसे जयपाल ने और रुक्मणी जी ने, दोनों दादी पोते ने इस बीमारी पर जीत हासिल की। ये बातचीत आपको जरूर सुनाएंगे। और सुनाएंगे आज आपको WHO ने पैकेट वाले खाने के लिए क्या कहा है। और हाँ, डॉक्टर अविरल वत्स से बातचीत होगी कोरोना के डायग्नोसिस के एक नए तरीके की संभावनाओं पर। मगर सबसे पहले हेडलाइंस। अब तक पूरी दुनिया में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2,09,24,603 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 64,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए और इसके साथ ही 55,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 1,007 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर बनी हुई है और उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्हें ICU में लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। गाजियाबाद के पूर्व सांसद सुरेंद्र प्रकाश गोयल की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में लॉकडाउन की गाइडलाइन दरकिनार कर स्कूल खुलने पर हंगामा हुआ और स्कूल को 4 घंटे बाद बंद करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के प्रबंधन में केंद्र सरकार की असफलता पर जांच आयोग का गठन करने से आज इनकार कर दिया। मिजोरम ने किए सोशल गैदरिंग के नए नियम जारी। कोविड-19 के लगातार बढ़ने की वजह से ये नए नियम जारी किए गए हैं ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को हल्के में ना लें। भारत में फेज 1 ट्रायल लगभग पूरा होने के बाद बायोटेक वैक्सीन के फेज 2 के ट्रायल सितंबर में शुरू होंगे। चीन में 30 नए कोरोना केसेस आज पाए गए। रूस से कोविड-19 की वैक्सीन वियतनाम खरीदेगा। रजिस्ट्रेशंस पूरे हो गए हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कासोंग शहर और आसपास के इलाकों में 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है और न्यूजीलैंड में भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के नए नए तरीकों में एक और चीज का इजाफा हुआ है और वो है इम्यूनिटी बढ़ाने वाली साड़ी। हाँ जी, इम्यूनिटी बूस्टर साड़ी। जी हाँ, हर्बल मसालों से बनी हुई ये साड़ी है। मध्य प्रदेश में इन दिनों ऐसी साड़ियां बनाई जा रही हैं जो प्राचीन काल से इस्तेमाल किए जा रहे मसालों से ट्रीट होने के बाद तैयार की जाती हैं। मध्य प्रदेश हथकरघा और हस्तशिल्प निगम ने नया प्रयोग करते हुए ये एक अलहदा सी साड़ी बनाई है। अब इस पर निगम का क्या दावा है और कितना प्रैक्टिकल है ये तो नहीं मालूम, मगर दुनिया वैक्सीन की खोज कर रही है, हमने साड़ी बना ली है। ये भी कुछ अलहदा ही है। अलहदा तो रुक्मणी बाई भी हैं, जिन्होंने कोरोना पर जीत हासिल की है, लेकिन अभी उम्र के कारण वो ठीक से सुन नहीं पाती, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इसलिए हमारे साथी प्रतीक ने उनके पोते से बात की। आइए सुनते हैं। तो जयपाल जी, आपको भी इसके पहले कोरोना हो चुका है और माँ जी तो खैर आप दोनों स्वस्थ हैं, तो कि कब हुआ, कैसे हुआ और आप लोग ठीक कैसे हुए हैं? भाई साहब, पिछले महीने 10 तारीख को लगभग सैंपल दिया था, तो उसकी जो रिपोर्ट आई वो पॉजिटिव आई थी मेरी। तो मुझे क्वारंटाइन सेंटर सदावत भेजा गया था। वहाँ पे रहे, लेकिन एक ही रोज बुखार आया था। बुखार उसके बाद दोबारा कभी नहीं आया, ना आज तक आया। और 19 तारीख को वहाँ से डिस्चार्ज हो गया था। इसी बीच में दादी की सैंपलिंग हुई थी 17 तारीख को, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई थी। अब AGM साहब से बात करके ऊपर ही आइसोलेट हुए थे। इम्यूनिटी पावर मेन चीज़ है इसके अंतर्गत। इम्यूनिटी पावर, आप का शरीर अच्छा है, आप सही ढंग से खाना पीना, आपका दैनिक
क्रियाकलाप सब बढ़िया है तो ये बीमारी आपको कोई असर नहीं करेगी। लेकिन हाँ, आप घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आलसी जैसे बैठे हैं, तो ये बीमारी आपको जकड़ लेगी। एग्जाम्पल राइट, जैसे कि हम हमारी दादी को देख लीजिए, जिनकी उम्र 100 साल से प्लस ही है और उन्हें का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव हुई, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा उनको पेट में ओवरी का कैंसर भी है, जिसकी गठान पीड़ित हैं। जी जी जी, और जिसका अप्रोक्सीमेट वेट हमने जो सिटी स्कैन करवाया था और MRI भी करवाई थी, तो उसमें लगभग 4-4.5 किलो के आसपास उसका वजन है। लेकिन उम्र होने की वजह से हमने उसका ऑपरेशन नहीं करवाया और ये लॉकडाउन भी आ गया। तो आसपास के लोगों का कैसा रिएक्शन था, क्योंकि घर में एक 100 वर्ष की महिला को कोरोना हो चुका था और मतलब आपको भी हुआ था, 2 लोग थे, तो आसपास के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया ये सब जानकर? भाई साहब, कह सकते हैं कि सरकार ने इन लोगों के मन में डर भर दिया है जी। डर इस टाइप का कि कोई मदद करना चाह भी रहा होगा तो भी मदद नहीं कर रहा था। वो डर इस टाइप का कि भाई इनको हुआ है, आपको भी हो जाएगा, पास भी मत जाओ, इनसे दूरी बनाए रखो, जितनी दूरी रहोगे उतना सही रहोगे। इसीलिए कोई मदद का पूछने वक्त मतलब कोई मदद नहीं मिली सर अड़ोस पड़ोस से। हाँ, मदद मिली आपके रिश्तेदारों से, आपके जो सगे या जो हितैषी हैं उनके द्वारा ही मदद मिली। क्या माँ जी ने कभी ऐसा कुछ बताया, क्योंकि वो 100 साल की हैं, तो पिछले 100 साल तक उन्होंने इस देश को देखा है, तो क्या ऐसा इसके पहले भी उन्होंने कोई बीमारी देखी, आपको कुछ बताया हो? 100 साल में बहुत सी बीमारी आई गई, जैसे इसके पहले स्वाइन फ्लू वो भी हुआ था, ऐसी लगभग बीमारी आती रही जाती रही। हेजा आया था, वो भी चला गया। लेकिन देखिए, वो भी मतलब किसान परिवार से थे, तो मेहनती बराबर ही है। तो इससे ज्यादा खतरनाक रहा पहले का समय या अभी खतरनाक ज्यादा है? आप क्या बताया माँ जी? अभी खतरनाक बीमारी नहीं है, अभी खतरनाक डर है। लोगों के मन में जो डर भर दिया है वो डर है। बीमारी में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो अभी भी चलते फिरते हैं, इसीलिए स्वस्थ हुए हैं। रुक्मणी बाई को हमारी ओर से बहुत सारी दुआएं। वैसे तो दुआएं उनकी भी हमें चाहिए, तो उनको यही दुआ कि वो हमें दुआएं देती रहें। और अब हम बात करते हैं उस खबर की जिसने पिछले दिनों ध्यान खींचा। आयातित पैकेज्ड फूड पर कोरोना वायरस का खतरा हो सकता है, फ्रोजन फूड जो होता है। इसे लेकर मैंने बात की हमारे साथी प्रतीक से। प्रतीक, मैंने खबर पढ़ी कि चीन ने पैकेज्ड फूड को लेकर कुछ कहा है कि उस पर कोई वायरस पाया गया है। क्या है ये खबर? बिल्कुल, देखिए, जो चीन है उसने कहा है कि जो ब्राजील से उनके यहाँ फ्रोजन चिकन विंग्स इंपोर्ट हुआ है उसमें कोरोना पाया गया है। ये जो वहाँ पर एक शहर है शेंझेन करके, वहाँ पर जब ये इम्पोर्टेड फूड आया ब्राजील से, तो जब उसकी जांच कराई गई तब पता चला कि वो कोरोना संक्रमित है। और इसके पहले समुद्री झींगा मछली भी संक्रमित पाई गई है। हालांकि अगर चीन ने साथ ही ये भी बताया है उसमें कि जब उन्होंने इसकी जांच की थी उसके बाद जो इस पैकेज से संपर्क में जो लोग आए थे उनके जब सैंपल लिए गए तो वो लोग की रिपोर्ट तो नेगेटिव ही आई है। केवल सिर्फ ये फूड पैकेजिंग की खबर है अभी। अच्छा, तो इसका इंपोर्ट करे हुए फूड से या पैकेज्ड फूड से लेना देना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है? या लोकल लेवल पर भी हम मंगाते ही हैं कि कभी हमने किसी से खाना मंगा लिया किसी रेस्टोरेंट से, तो उससे कोई इसका लेना देना नहीं है? अच्छा, WHO का क्या कहना है इस पर? देखिए, WHO ने तो चीन के इस दावे को फिलहाल खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि उनके पास अभी कोई पर्याप्त एविडेंस नहीं है जिससे बताया जाए कि जो फूड चेन है या उसकी डिलीवरी में कोरोना उससे फैल रहा है। उन्होंने बोला है कि जो भी खाने की चीज़ है, पैक्ड फूड हो या फ्रोजन हो, या फिर उसकी प्रोसेसिंग से लेकर या फिर फूड की डिलीवरी, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और आप वो आराम से खा सकते हैं। इसके अलावा WHO की जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है मारिया, उन्होंने तो शक जाहिर किया है इस चीन के दावे पर और ये कहा है कि चीन ने कुल 1000 पैकेजेस का टेस्ट किया है, उसमें से कुछ सिर्फ 10 पैकेजेस ही हैं जिसमें कोरोना मिला है। तो WHO के मुताबिक ये बहुत ही छोटा आंकड़ा है और इसलिए इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हाँ, वैसे भी हम ऐसा तो करते ही हैं कि बाहर से दूध की थैली ला रहे हैं, उसे धो दिया, और लेकिन क्योंकि ये सब चीज़ें पास्चराइज्ड होती हैं, प्रोसेस्ड होती हैं। अच्छा, एक ब्राज़ील पर इन्होंने आरोप लगाया है चीन ने, तो इस पर ब्राज़ील ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं आया उसका? बिल्कुल, ब्राज़ील के जो बतौर कृषि मंत्री है उन्होंने कहा है कि वो चीनी सरकार से इसका स्पष्टीकरण मांगेंगे और इससे जुड़े जितने भी दावे हैं वो भी, उसके भी सबूत वो मांगेंगे।
और साथ ही जो इक्वाडोर प्रोडक्शन मिनिस्टर है ब्राज़ील के, उन्होंने भी कहा है कि हम जो फ्रोज़न फूड के मामले में बहुत ही ज़्यादा कड़े नियमों का और अनुशासन का पालन करते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि एक बार वो जब फूड एक्सपोर्ट कर देते हैं तो जब उनके देश से वो बाहर निकल जाता है तो उसके बाद वो जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अच्छा, हाँ, रास्ते में कहाँ पर वायरस आया या क्या आया? ब्राजील ने भी एक तरीके से शक जाहिर करते हुए ही ये बात कही है कि उन्हें भी शक है कि चीन इस तरीके से नए नए दावे हमेशा कहाँ से ले आता है। अच्छा, लेकिन जब बाहर से कोई खाने की चीज आ रही है या कोई भी चीज इम्पोर्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह की चीज, तो उसको लेकर, कस्टम को लेकर भी मुझे लगता है कि WHO ने कोई जारी किया है कोई बयान या? WHO की जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है मारिया, उन्होंने ही कहा है कि जो कस्टम डिपार्टमेंट है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि फूड का जो इंस्पेक्शन हो रहा है, उसकी जांच जो हो रही है वो लगातार होती रहनी चाहिए। हालांकि हर देश अभी ये कर भी रहा है, पर उन्होंने कहा है कि थोड़ा इसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, खासकर जो कोल्ड चेन को लेकर है, क्योंकि यही दावा किया जाता है कि जो कोल्ड स्टोरेज में ही जो वायरस है वो लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि उसका टेम्परेचर जो बताया गया है वो -20 डिग्री से भी कम का बताया है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ओह, कितनी सारी खबरें हैं ना ऐसी जो डरा देती हैं, मगर एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है, डरना नहीं है। अब बात करते हैं एक रिसर्च की जो कहती है कि जिन लोगों में नाक और गले के स्वाब में कोरोना का पता नहीं चल पाता है, यानी टेस्ट से कोरोना का पता नहीं चल पाता है RT-PCR से, तो उनके स्किन की बायोप्सी से कोरोना वायरस का पता मिलता है। ये क्या है और कितना सही है, ये जानते हैं डॉक्टर अविरल वत्स से, जो ग्लासगो में रहते हैं, और उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें बताया। जी, मैं इसको दूसरे तरीके से कहना चाहूँगा कि अभी एक रीसेंट स्टडी आई है आज ही सुबह के एक लेडी में जो कि RT-PCR नेगेटिव था उनका टेस्ट, और उनमें सिम्टम्स थे कोरोना के। उनकी जब एंटीबॉडी टेस्टिंग की गई कुछ हफ्तों बाद वो भी नेगेटिव आई थी, लेकिन उनके कुछ स्किन के ऊपर लीजन्स थी, और वो स्किन की लीजन्स पे जब बायोप्सी की गई थी तो वो बायोप्सी के ऊपर जब RT-PCR की गई तो वो पॉजिटिव आई। तो एक तरह से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि RT-PCR और एंटीबॉडी टेस्टिंग में वायरस जो थी वो डिटेक्ट नहीं हुई, लेकिन बायोप्सी में जाकर हुई। इसकी थोड़ी सी मैं आपको विस्तृत हिस्ट्री दे दूं कि मार्च के महीने में इटली में तकरीबन 88 केसेस के ऊपर ये सबसे पहली बार रिपोर्ट हुआ था। 88 केसेस पे स्टडी थी जिसमें कि तकरीबन 20% वो जो केस थे उनमें स्किन की लीजन्स पाई गई थी। और वो जो स्किन की लीजन्स थी उस स्टडी में उन्होंने उनको और थोड़ा डिटेल में बताया कि किस तरह की थी, कितनी % लीजन्स कितने पेशेंट्स में देखी गई थी। उसके बाद जून में एक 7 बच्चों के ऊपर स्टडी की गई थी मद्रिद में, और उसमें उन्होंने बच्चों में क्या था कि बीमारी के लक्षण बाकी तो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उनके जो पैरों पर और हाथों पर एक तरह की बवाइयाँ आ रही थी, जो कि अक्सर ठंड में जिसको हम चिल ब्लेन्स कहते हैं वो आती हैं, और उसमें दर्द वाली और एक लाल और बहुत ही खारिश होने वाली बवाइयाँ निकल आती हैं हाथों पर, लेकिन वो अक्सर सर्दियों में आती हैं। और ये जो स्टडी थी जब ये की गई तब तो स्प्रिंग का टाइम था, तो वो भी मद्रिद में, तो इतनी सर्दी भी नहीं थी। और जब उन्होंने उसकी बायोप्सी की उनकी, तो उसमें पाया गया कि जो उसमें जो चेंजेस थी, वो चेंजेस जो वेसल्स होती हैं स्किन के अंदर जो ब्लड सप्लाई करती हैं, उन वेसल्स के सेल्स के अराउंड चेंजेस आई, जिसमें कि एडीमा भी था, उनमें इंजरी भी थी, सेल्स के अराउंड इन्फ्लेमेशन थी, और इवन उनमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस या थ्रोम्बोसिस तक की चेंजेस थी, जो कि काफ़ी सीवियर फॉर्म हो जाती है। और यही चेंजेस हैं जो लंग्स में या बाकी टिश्यूज़ में भी पाई जाती हैं। और इंटरेस्टिंग बात थी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की थी उस टिश्यूज़ की, और उनमें से उनको वायरस पाई गई थी सेल्स के अंदर। तो ये तब सजेस्ट किया गया था कि ये जो चेंजेस हैं ये सीधा वायरस के ही कारण हो रही हैं। अभी जब बात करते हैं फिर से जो आज स्टडी आई है, तो उसमें RT-PCR पे पिक नहीं हुई, और जो बाद में एंटीबॉडी टेस्ट किया उस पर भी पिक नहीं हुई कोरोना वायरस। तो उसके कारण कई हो सकते हैं कि देखिए जो RT-PCR है वो कई बार जैसे सैंपल लिया जाता है उस पर बहुत डिपेंड करता है। RT-PCR के लिए हमें वायरस का जो लोड है वो मिनिमम हमें होना चाहिए सैंपल में, तभी वो डिटेक्ट कर पाएगी।
ये हो सकता है कि सैम्पलिंग ठीक ना हुई हो, उसके बाद जो उसका प्रोसेस है वो 24 घंटे जो लगते हैं उसमें जो प्रोसेस है उसमें भी गलतियां हो सकती हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। और ये भी देखा गया है कि अगर माइल्ड केसेस हैं तो ये भी हो सकता है, देखा नहीं गया सॉरी, हो सकता है कि जो अदरवाइज माइल्ड केसेस हों, अदरवाइज वायरस इतना लोड ज़्यादा ना हो तो उनमें डिटेक्ट ना भी हो। सिमिलरली जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्यों नहीं आई? देखिए, कोरोना वायरस की पहले ऐतिहासिक ये देखा गया है कि जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है वो कईयों में नहीं बनती है, जो कि एंटीबॉडीज़ होती हैं। टी सेल इम्यूनिटी बन जाती है लेकिन ह्यूमोरल कई बार नहीं बनती है। तो ये भी हो सकता है कि ये वाली कोरोना वायरस का भी यही असर हो कि कुछ पेशेंट्स में कुछ केसेस ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो कि एंटीबॉडीज़ बेस्ड इम्यूनिटी होती है वो शायद ना बनी हो, इसीलिए वो नेगेटिव आ गई हो। इसके साथ ही अगर हम ये नहीं कह सकते कि देखिए कि ये दोनों जो टेस्ट हैं आरटीपीसीआर और एंटीबॉडी टेस्ट ये यूजलेस हो गए हैं या इन पे इतना डिपेंड नहीं कर सकते, हमें स्किन बायोप्सिस करनी चाहिए, तो ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये स्किन बायोप्सिस उन्हीं पेशेंट्स में की गई थी जिनमें स्किन में चेंजेस पाई गई, और ये जो स्किन की चेंजेस हैं वो सभी पेशेंट्स में नहीं पाई जाती, कम पेशेंट्स में ही पाई जाती हैं। तो ये एक नया टूल बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर आपको स्किन चेंजेस किसी पेशेंट्स में दिख रही हैं और उनमें आरटीपीसीआर नेगेटिव है, तब हमें उसकी बायोप्सी हम शायद कर सकते हैं और करके हम कंफर्म कर सकते हैं कि उनमें कोरोना का संक्रमण है कि नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर हम एज अ लेमैन जानना चाहें क्या होता है आरटीपीसीआर? आरटीपीसीआर देखिए, जो आरटीपीसीआर में आरटी है, इसमें रियल टाइम भी कहते हैं इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी हम छोटा सा सैंपल लेकर उसकी हम बहुत बड़ी मात्रा में कॉपीज बढ़ा देते हैं, मिलियंस में कॉपीज बढ़ा देते हैं, और ताकि वो डिटेक्टेबल हो जाए, और फिर हमें मालूम चल जाता है कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो है उस टिश्यू में जिसकी हम टेस्टिंग करें उस टिश्यू में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये पीसीआर होती है। पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, वो जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि वायरसेस में, जो कि कोरोना में भी पाया जाता है, जो आरएनए है उसका जेनेटिक मटेरियल, उसको पहले डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, जिसको कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करते हैं, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। और उसके बाद वो जो डीएनए फिर कॉपी बनती है उसकी फिर कई कॉपीज बनाकर उसको टेस्ट किया जाता है। ये सारा प्रोसेस को जब हम ऑटोमेट और क्वांटिफाई कर देते हैं, हमें जैसा हम कहें कि मान लीजिए 1 मिलियन कॉपी पाई गई तो हम कह सकते हैं कि सीवियर इन्फेक्शन है या सीवियर इन्फेक्शन नहीं है, और कट ऑफ पॉइंट्स बना सकते हैं। तो उस क्वांटिटेटिव और ऑटोमेटेड को हम फिर रियल टाइम पीसीआर भी कह सकते हैं, और उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं ताकि जो सैंपल्स हैं वो हमें मैन्युअली हर एक सैंपल को डील ना करना पड़े। अब ये है कि जो जेनेटिक मटेरियल की प्रेजेंस को हम इसमें टेस्ट करते हैं। आरटीपीसीआर फिर इसके आगे स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी होती है कि ये टेस्ट कितना एक्यूरेट है, कि ये सारे के सारे जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है उन सभी को टेस्ट कर सकता है कि नहीं, और जो गलती से दूसरी वायरस को तो नहीं टेस्ट कर रहा। ये दोनों चीज़ों को सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी में देखकर इसको जाना जाता है। साथ में ये भी बता दूं, जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो डिफरेंट होता है। एंटीबॉडी टेस्ट में हम जो इम्यूनिटी का रिएक्शन होता है उसमें जो एंटीबॉडीज बनती हैं वायरस के अगेंस्ट, जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनती हैं, जो कि 1-2 हफ्ते के बाद बनना शुरू होती हैं, इसीलिए हम उससे रिकवर करते हैं, और उसकी जो डिटेक्शन है कुछ हफ्तों बाद की जाती है, वो आईजीजी एंटीबॉडीज। ये जो एंटीबॉडीज को हम जब डिटेक्ट करते हैं उसको हम एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं, वो जो कि फिर उसमें हम वायरस को डिटेक्ट नहीं करते, इम्यूनिटी का रिएक्शन जो है उसको डिटेक्ट करते हैं। अगर ये सही है तो कोविड के डायग्नोसिस के लिए क्या एक्स्ट्रा टूल हो जाएगा, एक और मदद मिलेगी? तो हमें अगर रिपीटेड आरटीपीसीआर अगर करें तब भी पॉजिटिव नहीं है, तो हमें वो जो स्किन बायोप्सी है उसकी हमें स्किन चेंजेस, लीजन्स की बायोप्सी कर लेनी चाहिए और देख लेना चाहिए कि उसमें तो कोरोना वायरस नहीं है। तो उस तरह का एक एडिशनल डायग्नोस्टिक टूल हम कह सकते हैं उन सिचुएशंस में, खास सिचुएशंस में। लेकिन इसको हम रेगुलर जैसा कहें कि या स्क्रीनिंग टूल या रेगुलर डायग्नोस्टिक टूल शायद हम अभी इसको नहीं बना पाएंगे। ये थे डॉक्टर अविरल वत्स, और अब जाने का वक्त है। नई नई जानकारियों को हम आपसे साझा करते रहेंगे। कल आपसे फिर मिलेंगे। आज के प्रोग्राम की शुरुआत में हमने 100 से भी ज्यादा बरस की रुक्मणी देवी जी की आवाज से की थी, और आखिर में एक 3 साल की बच्ची क्या कहती है ये सुनते हैं। मेरे मम्मा पापा बोलते हैं दोनों कि जब भी बाहर निकलो मास्क पहनो और
प्लीज को टच मत करो, और ना वापस आओ, हैंड वॉश करो, सैनिटाइजर कर। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।